हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 1 से लेकर के 35 तक के सभी वीडियोज बनाए जा चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा गया है। आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। इसी कड़ी में, कंप्लीट संविधान की कड़ी में हम आगे चलते हैं और प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के बारे में हम आज पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नया कोई भी वीडियोज हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलते हैं, अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। ये लोग होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। जो मंत्रालय थे उनकी संख्या क्या थी? 18 थे। और जो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये कहा गया कि अगर जितनी लोकसभा की सीटें हैं उनका 15% ही केवल मंत्री हो सकते हैं, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल रहेंगे। केवल 15% ही मंत्री हो सकते हैं, जिनमें प्रधानमंत्री भी शामिल रहेंगे। ठीक है, तो ये 91वां संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया। चलते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद पहला है 74 में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति का सहयोग एवं परामर्श देना। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति का सहयोग एवं परामर्श देना, इसमें ये वर्णित किया गया है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग दिया जाएगा हर किसी चीज़ में जिसमें वो सहायता चाहता है। उसकी सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका जो प्रधान होगा, मतलब मुख्य जिसका होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। वही अपने कृत्यों का प्रयोग करके राष्ट्रपति को सलाह देगा कि राष्ट्रपति को ये करना चाहिए। राष्ट्रपति को जिस भी कार्य के लिए सलाह देगा वो करेंगे, या फिर राष्ट्रपति जिस सलाह को उनसे मांगते हैं वो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अनुच्छेद 75 पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 75। मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान में सबसे पहले हम लोग प्रधानमंत्री को देखते हैं। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, अनुच्छेद 75(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है उसकी। अर्थात राष्ट्रपति जो है संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दे। नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की, लेकिन वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। यदि स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। इसके लिए यही शर्त है कि नियुक्त प्रधानमंत्री को 1 माह के भीतर विश्वास मत हासिल करना होगा, चाहे किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। वो विश्वास मत हासिल किया जाना चाहिए। मुख्य रूप से कहा जाए तो लोकसभा में ही, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का ही एक प्रकार से कहा जाए तो नेता होता है। ठीक है, एक चीज़ इम्पोर्टेंट बता दूं कि 1997 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 महीने के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता प्राप्त कर ले। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में एक निर्णय दिया कि वो 6 महीने के अंदर या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा की किसी एक सदन का वो सदस्य हो जाए। ठीक है, संविधान के अनुसार अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर परंपराओं की बात करें तो उसे लोकसभा का सदस्य ही होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जो है
वो लोकसभा का ही नेता होता है अगर कहें तो, लेकिन उससे तो भारत सरकार को पूरा चलाना होता है, इसलिए राज्यसभा लोकसभा दोनों उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। परंतु उसे अगर हम संसदीय कार्य के लिए देखें शासन व्यवस्था के अंतर्गत, तो यही देखा जाएगा कि उसे लोकसभा का नेता होना चाहिए। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री में भी कुछ ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका, जैसे जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे और राज्यसभा के थे। जैसे इंदिरा गांधी 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद, उसके बाद उस समय वो राज्यसभा के सदस्य थे। HD देवगौड़ा 1996 में जब प्रधानमंत्री बने, उस समय भी वो राज्यसभा के सदस्य थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में राज्यसभा के ही सदस्य थे। यहाँ ब्रिटेन जैसे संसद, जैसे ब्रिटेन में होता है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश में प्रधानमंत्री सिर्फ निम्न सदन मतलब क्या है कि लोकसभा, हम लोगों के यहाँ लोकसभा, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। वहाँ पे राज्यसभा या फिर उच्च सदन का कोई, वहाँ पे उच्च सदन वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। केवल लोकसभा, जैसे जो भारत में लोकसभा है वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ के ही सदस्य अगर आप हैं तभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री के अब शपथ की बात करते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ गोपनीयता की दिलाई जाती है, पद और गोपनीयता की दिलाई जाती है, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। जहाँ एक तरफ संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा की प्रतिज्ञा लेते हैं प्रधानमंत्री, वहीं दूसरी तरफ भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अछूट बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब इनकी पदावधि कितने दिन की होती है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रधानमंत्री को जब चाहा तभी बर्खास्त कर दिया गया। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो दे। बहुमत खोने के बाद ही राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। उससे पहले यदि प्रधानमंत्री चाहे तो अपना त्याग पत्र देकर पद छोड़ सकता है, राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देगा और अपना पद छोड़ सकता है। इसके साथ साथ ही अगर प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देता है तो उसके साथ साथ सारी मंत्रिमंडल भी बर्खास्त हो जाती है, क्योंकि सबका नेता वही होता है। अगर मुखिया ही नहीं रहेगा तो फिर मंत्रिमंडल कैसे पॉसिबल है? ऐसी स्थिति में पूरे मंत्रिमंडल को भी बर्खास्त होना पड़ता है। यदि प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तब भी क्या होगी? पूरी मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगी। लेकिन अगर मंत्री की मृत्यु हो जाए तो फिर ऐसा नहीं होता है, वो मंत्रिमंडल बर्खास्त नहीं होगी, किसी नए मंत्री का चुनाव उस जगह पे हो जाएगा। ठीक है, अब सामान्यतः प्रधानमंत्री को वही वेतन एवं भत्ते मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को मिलता है। संसद सदस्य का मतलब चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा का हो, जो उसको वेतन एवं भत्ते, क्योंकि वह पहले राज्यसभा या फिर लोकसभा का सदस्य होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री होता है। अगर कहें अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर हो जाएगा, तो उसे जो भी वेतन एवं भत्ते मिलेंगे उस संसद के सदस्यों को जितना मिलता है उतना मिलेगा। इसके अलावा उसे व्यय भत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास, गाड़ी, ये सब अलग से मिलती है। ठीक है, इसकी शक्तियाँ क्या है प्रधानमंत्री के, उनके कार्य क्या हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं है, परंतु राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री तो केवल बस सलाह देने के लिए बैठा हुआ है राष्ट्रपति को सलाह के लिए। अब राष्ट्रपति की जो शक्तियां होंगी उनसे संबंधित सलाह लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियों का ही प्रयोग जो प्रधानमंत्री सभी करता है। ठीक, प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, परंतु वो अपने समकक्ष मंत्रियों में प्रधान होता है। वो मुख्य होता है, मंत्रियों में सबसे मुख्य होता है जो वो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित कर प्रधानमंत्री उनके कार्यों की प्रगति को देखता है। जो मुख्य होता है वह जो प्रधानमंत्री है
व अन्य मंत्रियों के जो कार्य आवंटित हैं उनके कार्यों में कितनी प्रगतिशीलता हुई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितना घट रहा है, वो कार्यों को अच्छी तरीके से निर्वाह कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इनको सबको देख रेख करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है एवं उचित दिशा निर्देश करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक करता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में हम आपको दोनों में विभेद बताएंगे, मंत्रिपरिषद क्या होती है और मंत्रिमंडल क्या होता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है एवं उचित दिशा निर्देश देता है। उचित दिशा निर्देश का मतलब ये है कि किसको किस प्रणाली में किस हिसाब से कार्य करना चाहिए, इन सब चीज़ों की बात प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसके बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति से बर्खास्त करवा सकता है अगर कोई मंत्री है या फिर कैबिनेट में है, किसी भी स्तर पर अगर प्रधानमंत्री वो चाहता है कि वो न रहें तो फिर उन्हें बर्खास्त करवा सकता है। राष्ट्रपति को इसके विषय में सलाह दे सकता है, फिर राष्ट्रपति आगे जो कार्यवाही कर सकते हैं करेंगे। ठीक है, अब राष्ट्रपति के भी संबंध में कुछ प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं उनकी चर्चा करते हैं। जैसे संघ के प्रशासक और विधान से संबंधित ऐसी सूचनाओं को प्रदान करें जिसकी राष्ट्रपति मांग करें। राष्ट्रपति जिस भी सूचना की मांग करेंगे उस चीज़ को प्रधानमंत्री उन्हें पहुंचाएगा, उनको सलाह देगा उससे नियंत्रण में। ठीक है, और फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करवाता है। कुछ अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री ही सलाह देता है राष्ट्रपति को, उसके बाद होती। जैसे भारत का महान्यायवादी, महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य। जब हम राष्ट्रपति की वीडियो में हमने आपको बताया है कि क्या शक्तियां हैं, किनकी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो इन सभी लोगों का उल्लेख उस वीडियो में किया गया है कि किनकी नियुक्ति करता है। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आदेशान सलाह अनुसार ही राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब संसद के संबंध में राष्ट्रपति की क्या क्या प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां हैं इसके बारे में बात। जैसे संसद के संबंध में प्रधानमंत्री के कुछ कार्य हैं, जैसे वो कभी भी सत्र आहूत करने, सत्र बुलाने और सत्र अवसान मतलब सत्र को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। लोकसभा का विघटन करने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है। ठीक है, और प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है तथा विपक्ष द्वारा उचित दिशा निर्देश को जो ठीक समझे उसको शामिल करने का प्रयास करता है। लोकसभा में वह विपक्षी दलों की बातों को सुनकर जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने की नीति अपनाता है। लोकसभा में जैसे विपक्ष में कोई मुद्दा उठा है और उनके अनुरूप ही प्रधानमंत्री कार्य करता है। ठीक है, इसके अन्य शक्तियां भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री किन किन परिषद का अध्यक्ष होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट का प्रमुख, गृह मंत्री, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, वहीं पर फिर प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है। हमने आपको राष्ट्रपति के वीडियो में बताया था कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, लेकिन राजनैतिक प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा होता है। अगर मान लीजिए आपातकाल लग जाता है तो उस समय जो राजनीतिक स्तर होगा उस पर जो आपदा प्रबंधन का, जो भी आपदा आई रहेगी उसी के कारण तो आपातकाल लगेगा, उस आपदा प्रबंधन का जो सर्वे सर्वा होगा वो प्रधानमंत्री ही होगा। इतनी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने आपको प्रधानमंत्री से रिलेटेड बताए। अब हम चलते हैं आगे अनुच्छेद 77 पर। अनुच्छेद 77 की अगर हम बात करें
तो भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन। भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन का मतलब ये है कि जैसे भारत सरकार की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है ये राष्ट्रपति के नाम से ही कही जाएगी। कोई भी कार्यपालिका कार्यवाही जो भी हो रही है वो राष्ट्रपति के नाम से ही कही जाएगी, न कि प्रधानमंत्री के नाम से। ठीक है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सी नए मंत्रालय का गठन हुआ तो नए मंत्रियों को किनको कौन सा कार्य दिया जाए इसके बारे में प्रधानमंत्री से सलाह लेकर के राष्ट्रपति नया आवंटन कर सकता है, जिससे कि उस कार्य को अच्छी तरीके से किया जा सके। ठीक है। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो संरचना होती है वो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन राज्य मंत्री में भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री का एक सहायक होता है और दूसरा राज्य मंत्री जिसे स्वतंत्र प्रभार हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से ही प्रभावित है। ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है उसी से प्रभावित हो करके भारत में संसदीय व्यवस्था की प्रणाली लागू की गई है। ठीक है। हमने आपको कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री के बारे में बताया, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे अब हम लोग अगर कैबिनेट मंत्री की बात करें तो कैबिनेट मंत्री जो होता है वो अपने विभाग का प्रमुख मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। जैसे इनके पास बहुत महत्वपूर्ण ही मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय हुआ, रक्षा मंत्रालय हुआ, वित्त मंत्रालय हुआ, विदेश मंत्रालय एवं अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय जो होते हैं वो कैबिनेट के पास ही होते हैं। ठीक है। कैबिनेट की राजनीतिक समिति भी होती है, जो कुछ समितियां जैसे रक्षा मामलों की समिति, किसी से नियुक्ति के संबंध में समिति, निवेश से संबंधित समिति, तो ये सब समितियां जो होती हैं ये कैबिनेट के अंतर्गत ही आती हैं। अब राज्य मंत्री की बात करते हैं। राज्य मंत्रियों के अंतर्गत 2 प्रकार के मंत्री आते हैं। एक वो मंत्री होते हैं जिन्हें मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ऐसे मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाते हैं। दूसरे वे मंत्री होते हैं जिन्हें किसी मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है, अर्थात कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में भी जैसे राज्य मंत्री कार्य करते हैं। वर्तमान में जैसे कैबिनेट मंत्री में वित्त मंत्री हमारी हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके साथ साथ राज्य मंत्री जो हैं वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, तो उनके साथ ही मिलकर के दोनों लोग कार्य करते हैं। ठीक है। ऐसे ही सामान्यतः राज्य मंत्री कैबिनेट के बैठकों में भाग नहीं लेता है। राज्य मंत्री जो है कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेता। अगर कैबिनेट की कोई बैठक हो रही है तो उसमें राज्य मंत्री किसी भी प्रकार के भाग नहीं ले पाएगा। ठीक है। उप मंत्री की बात करते हैं। उप मंत्री तीसरे स्तर के ये मंत्री विभागों के प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं एवं मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते। मंत्रिमंडल की बैठकों में ये लोग भाग नहीं लेते हैं जो उप मंत्री होते हैं। ठीक है। अब थोड़ी सी हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि जैसे ये होते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं एवं राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में आमंत्रण के बाद ही भागीदार कर सकता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि वर्तमान में वित्त मंत्री और राज्य के जो वित्त मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, ये दोनों लोग साथ में, अगर निर्मला सीतारमण जी चाहें तभी अनुराग ठाकुर उनके साथ कैबिनेट में भाग ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा मंत्रियों की एक और श्रेणी भी है जिसे संसदीय सचिव कहा जाता है। संसदीय सचिव का जो काम है यह विभिन्न मंत्रालयों की सहायता करना है, इसलिए इनका दर्जा लगभग मंत्रियों के समान होता है। संविधान में निर्धारित मंत्रिपरिषद के आकार का अतिक्रमण न हो, इसलिए संसदीय सचिव को सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद के समूह में नहीं रखा जाता। ये किचन कैबिनेट कहा जाता है। किचन कैबिनेट क्यों कहा गया? 1978 में जब इंदिरा गांधी के समय में ही इसका गठन हुआ तो उस समय इसे किचन कैबिनेट के रूप में कहा गया। ठीक है। जो बहुत ही कहा जाए कि आंतरिक मंत्री जिन्हें कहा भी जा सकता है। आंतरिक कैबिनेट जो होते हैं ये प्रधानमंत्री कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनसे हर बारे में किसी भी विषय पर बात करते हैं और उस चीज़ को सुलझाने का कार्य करते हैं। जैसे ये 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों का लघु निकाय है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सत्ता का केंद्र बिंदु होता है।
कैबिनेट किचन में कैबिनेट मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य, मित्र या पारिवारिक सदस्य भी हो सकते हैं, जो जिनसे वो चर्चा कर सकते हैं किसी विषय पे अगर उस लायक हैं तो। ठीक है, हम आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर बताते हैं। जैसे मंत्रिपरिषद जो होती है वो अभी हमने आपको बताया कि लोकसभा के सदस्यों का 15% हो क्या करते हैं कि मंत्रिपरिषद वो चुन सकते हैं। मंत्रिपरिषद मतलब जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार हो, ये सभी मिला करके जो मंत्रिपरिषद कहलाते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल वही मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री में शामिल होते हैं। यह मंत्रिपरिषद का कहा जाए तो एक प्रकार से एक भाग है। ठीक है, मंत्रिपरिषद में लगभग 60 से 70 मंत्री होते हैं और अपने अनुसार प्रधानमंत्री इन्हें बढ़ा घटा सकता है। ठीक है, लेकिन जो मंत्रिमंडल है कैबिनेट की, उसमें 15 से 20 मंत्री केवल होते हैं। ठीक है, और मंत्रिमंडल के ही ऊपर मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को लागू किया जाता है। ठीक, अगर हम देखें मंत्रिपरिषद को तो संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। अतः यह एक संवैधानिक निकाय है। लेकिन जो मंत्रिमंडल है संविधान के मूल भाग में इसका वर्णन नहीं है, बल्कि यह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है। तो ये रहे केंद्रीय मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब चलते हैं अनुच्छेद 78 पर। अनुच्छेद 78 की बात करते हैं। अनुच्छेद 78 पे हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए या फिर सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के क्या क्या दायित्व होते हैं। तो प्रधानमंत्री का यह दायित्व होता है कि संघ के कार्यकलाप में जो भी संघ में कार्य में लगे हुए हैं, जो भी उनसे संबंधित बातें हैं, तो विधान विषयक प्रस्तावनाओं से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी भी निश्चय राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। कोई भी अगर कार्य है, किसी भी संबंधित कोई कार्य चल रहा है तो उससे संबंधित सभी बातें राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बताते हैं। और संघ के कार्यकलापों में प्रशासन संबंधी और विधान विधेयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह राष्ट्रपति को यह देते भी हैं। ठीक है, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है, ठीक है, कि यह कार्य होगा या फिर इन कार्यों को करना चाहिए, किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। इसका मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति कहें तो उनके सामने जो मंत्रिपरिषद उनके सामने उस विचार को रखा जाए और उन पर चर्चा की जा सके। तो इतने जो अनुच्छेद 78 के तरह राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री की, यही दायित्व हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 88 पर चलते हैं। अनुच्छेद 88 है सदनों के आदरणीय मंत्रियों के अधिकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सदनों के आदरणीय मंत्रियों के अधिकार हैं। तो इसमें जो मंत्रियों के अधिकार होते हैं, मंत्री के पास किसी भी सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे वो राज्यसभा का सदस्य। अगर लोकसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में भी बोल सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा में भी बोल सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है। उसे संसद की संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो कि बैठक में भाग लेने का अधिकार है। वो किसी भी संयुक्त बैठक में, संसदीय समिति में हर चीज़ों में भाग ले सकता है। लेकिन एक चीज़ें ध्यान रखनी है कि वह जैसे अगर लोकसभा का अगर सदस्य है तो उसे वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में है, और राज्यसभा का यदि सदस्य है तो उसे सिर्फ और सिर्फ वोट देने का अधिकार राज्यसभा में है। एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, अक्सर पूछी गई है एग्जामों में, क्वेश्चंस आप देखिएगा, हम उनको शामिल किए हैं क्वेश्चंस में। पूछा गया है कि आईएएस प्री में पूछा गया है कि यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है और वो राज्यसभा का सदस्य है, तो क्या वो अपने खिलाफ वोट दे सकता है या फिर नहीं। तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि वही वोट दे सकता है जो लोकसभा का सदस्य होगा। हमने आपको बताया कि पहले 6 प्रधानमंत्री जो कि इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, फिर राजीव गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, ये लोग राज्यसभा के सदस्य रहे हैं।
ठीक, ये लोग प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं। अगर इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता तो ये अपने बचाव में वोट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो जब प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होगा तो अपने बचाव में वोट नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य नहीं है। ठीक, मंत्रियों का जो उत्तरदायित्व होता है ये लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व इनका होता है। ठीक है, और व्यक्तिगत उत्तरदायी राष्ट्रपति के प्रति सिर्फ होता है। राष्ट्रपति के प्रति जो है वो व्यक्तिगत उत्तरदायी है और सामूहिक जो लोकसभा के प्रति हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल की शक्तियां जो हैं वो पहली बात तो यही है कि ये राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए ही नियुक्त होते हैं। मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए नियुक्त होते हैं, और मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करता है। जो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये मंत्रिमंडल के परामर्श से ही होता है, और प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन करता है, मंत्रिपरिषद को चुनता है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री जिनको कहेगा उनको चुना जाएगा, अन्यथा नहीं चुना जाएगा। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। मंत्रिमंडल ही अगर परामर्श देगा तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। मंत्रिमंडल द्वारा देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जैसे बजट का निर्माण तथा करों का आरोपण अगर किया जाए तो मंत्रिमंडल द्वारा ही ये सब किया जाता है। ठीक है, ये तो रहे अनुच्छेद 88 से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं कि 1947 में पहला मंत्रिमंडल जो बना था, इनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसे इसमें शामिल किया। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया कि 1947 का जो मंत्रालय था उसमें 18 मंत्रालय बनाए गए थे। जो मंत्रिमंडल था उसमें 18 मंत्रालय बनाए गए थे। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ही पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उनके अंतर्गत राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले भी उन्हीं के अंतर्गत आते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, राज्यों के मामले में मंत्री थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और राजेंद्र प्रसाद जी से तो और पूछे गए हैं कि कृषि मंत्री वर्तमान उस समय में प्रथम मंत्रिमंडल में कौन था। ठीक है, तो आंसर आया है राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जान मथाई जी रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। R.K. षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री को बार बार पूछा गया है। ठीक है, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। C.H. बाबा वाणिज्य मंत्री थे, और रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। नरहर विष्णु गाडगिल कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री थे। ये सभी मंत्रालय जो कि अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा गया है, जैसे कूट में दे दिया जाता है। तो ऐसे करके कि जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये आंसर ये हो गया। फिर उन्हीं में कूट दे दिया गया कि जैसे मान लीजिए कि और कौन सा प्रभार था, 2 प्रभार और दे दिए गए, इनमें से कौन सा। अब आपको सभी प्रभार उनके मालूम होने चाहिए। तो फिर जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इनके पास कृषि मंत्रालय भी था। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इनके पास है तो छोटी चीज़, लेकिन अगर आपको मालूम है कि कृषि मंत्रालय है तो दोनों कूट सही हैं, अन्यथा गलत हो जाएंगे। आप केवल 1 पे टिक करके चले आएंगे और वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब चलते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, जिनमें 10 क्वेश्चन शामिल होते हैं। हर थियरी पोर्शन में हम 10 क्वेश्चन शामिल करते हैं, जिससे आप तुरंत ही थियरी पोर्शन को और मजबूत कर सकें, क्योंकि अगर आप टेस्ट लगा लेते हैं तो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। और हमेशा याद रखिए कि जब भी हम कोई मैटर देते हैं तो उसको आप कॉपी पे नोट करें। कॉपी पे नोट करने के बाद कॉपी को देखें और वीडियो को चालू कर दें, और उससे रिलेटेड थियरी आप सुनते चले जाएं। और जैसे ही अगर 2-3 बार आपने ऐसा किया तो हम
फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि आप पूरी तरीके से इसे याद कर लेंगे और अगली बार अगर क्वेश्चन में आएगा क्वेश्चन कभी तो आप उसे गलत नहीं करेंगे। हाँ, जब आप वीडियो देख लें आपको लगे कि आपका सब कुछ तैयार हो गया है तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए और उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है तब तक आपको ये नहीं लगेगा कि वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। आप उस वीडियो को, उस टेस्ट को करिए और अच्छे से एकदम टेस्ट को दीजिए, देखिए बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। तो पहला अगर हम पढ़ें, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता और नाम मात्र का नहीं, वो प्रमुख नेता होता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, संसद के प्रति ही उत्तरदायी है, संसद का नेता होता है वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, एकदम कर सकता है, अगर राष्ट्रपति को सलाह दे तो किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, एकदम सही है, मंत्रिपरिषद का ही वास्तविक और प्रमुख नेता होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति भारत का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, एकदम सही है। अनुच्छेद 77 में हमने आपको बताया भी कि अगर कार्य को और सुविधापूर्वक करने के लिए राष्ट्रपति जो है आवंटन कर सकता है मंत्रियों का। दूसरा था, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ प्रधानमंत्री के नाम से हुई कही जाएंगी, एकदम गलत है। प्रधानमंत्री के नाम से नहीं, राष्ट्रपति के नाम से कही जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन केवल ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत, नियुक्त। तो इसका आंसर डी है, नियुक्त तो होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि लोकसभा में प्राप्त बहुमत दल का नेता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं प्रधानमंत्री के पद पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य क्या नहीं है? राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है, एकदम सही है। राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल किसी प्रकार की शासकीय कार्य अगर उन्हें करना है तो किसी विधिक कार्यवाही की उन्हें जरूरत नहीं है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, एकदम सही है, विवश नहीं कर सकता, क्योंकि वो राज्यपाल अपने हिसाब से किसी भी कार्यों को कर सकते हैं लेकिन न्यायालय उन्हें विवश नहीं कर सकता। तीसरा, एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही के लिए 2 मास की लिखित सूचना देनी होगी, एकदम सही है। अगर वो अपने किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो मान लीजिए 2 महीने पहले उन्हें सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है। चौथा है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, एकदम गलत है। राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति को किसी प्रकार की अगर मंत्रिपरिषद सलाह देती है तो न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता। क्या सलाह दिया जा रहा है, सलाह दिया गया कि नहीं दिया गया, सलाह में क्या दिया गया, क्या बताया गया, इससे कोई मतलब नहीं न्यायालय को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केंद्र सरकार का प्रमुख होता है, राज्य सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकते, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोलेंगे, वे केवल उच्च सदन में वक्तव्य दे सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ये तीनों गलत है, क्योंकि हमने आपको अभी बताया है कि कोई भी मंत्री रहेगा दोनों सदनों में बोल सकता है। प्रधानमंत्री है तो बजट पे तो बोलेंगे ही बोलेंगे, तो पहला दूसरा गलत हो गया, पहले को अभी छोड़ते हैं। वे केवल उच्च सदन में वक्तव्य कर सकते हैं, ये भी गलत है। हमने बताया कि कोई भी मंत्री होगा दोनों सदनों में वक्तव्य कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया। उन्हें प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। वो किसी भी
सदन का सदस्य हो प्रधानमंत्री पद पे रह सकते हैं। अगर किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो तो उन्हें 6 महीने में किसी भी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अब हम बात करते हैं, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकते। एकदम सही है। अभी हमने आपको जब ये बातें बता रहे थे तो उसी समय हमने आपको बताया था कि अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में आता है, अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है तो वहाँ पे वो अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकता, क्योंकि जिस सदन का वो सदस्य होगा सिर्फ उसी सदन में वोट कर सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद में के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संसद के प्रति नहीं, केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। एकदम सही है, प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री से सलाह लेकर के उनकी नियुक्ति करते हैं हम। तीसरा है, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। विधि निर्माण, अगर कोई भी संविधान संशोधन, कोई भी विधि निर्माण हो रहा है तो प्रधानमंत्री सबसे पहले राष्ट्रपति को सूचित करेगा। ये भी सही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। मंत्रिपरिषद के द्वारा रखा जाने वाला प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा रखा जाता है। भर्त्सना प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा, पक्ष में जो सरकार है उसके द्वारा कोई संविधान संशोधन या फिर किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने पर भर्त्सना प्रस्ताव रखा जाता है। स्थगन प्रस्ताव भी विपक्ष के द्वारा रखा जाता है, लेकिन केवल मंत्रिपरिषद प्रस्ताव विश्वास प्रस्ताव ला सकती है। किसी भी चीज़ पे विश्वास प्रस्ताव ही केवल मंत्रिपरिषद ला सकती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, 50 सदस्य होने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे। तो इसका आंसर है BR अम्बेडकर, जो कि हमने ऊपर लिस्ट दे रखी है। कौन सा मंत्रालय किसके पास था उसे आप ध्यान से देखें और कहीं कॉपी पे नोट कर लें। तो कानून मंत्री जो थे वो BR अम्बेडकर थे। जो यहाँ पे दिया गया है इसमें बलदेव सिंह जी जो थे वो रक्षा मंत्रालय इनके पास था। ठीक है, और ये जो 2 लोग थे इनके पास कोई मंत्रालय नहीं था, ये लोग। ठीक, चलते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन ये था। अब यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। डेली सुबह 9 बजे एक थियरी का पोर्शन कराया जाता है और रात 8 से 8:30 के बीच में एक टेस्ट के वीडियो डेली अपलोड होता है, जो लाइव रहता है। सभी लोग लाइव आते हैं, आप भी आएँ और डेली उस पर कमेंट करें। थैंक यू।